गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। कल हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स यानी RBC के बारे में। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। इनको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। कल इसको भी हमने ब्लड सेल जब स्टार्ट किया था तो हमने किया था ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मीन्स होता है कलरलेस या वाइट, और साइट मतलब सेल। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। और इसका जो नंबर अगर हम देखें एरिथ्रोसाइट से, तो इसका नंबर बहुत कम होता है एरिथ्रोसाइट के कंपैरिजन में। ये कितनी होती है, ये होती है 6000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर के करीब, पर क्यूबिक मिलीमीटर के करीब होती है ये ब्लड के अंदर ऑफ ब्लड। 6000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इतनी होती है, यानी एरिथ्रोसाइट से इसका नंबर बहुत कम होता है। और अगर हम जब कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ लिखा हुआ आता है TLC। TLC क्या है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो उसका मतलब है कि कितनी ल्यूकोसाइट यानी WBC प्रेजेंट है। तो TLC मीन्स क्या है, यही ल्यूकोसाइट यानी WBC का नंबर। तो TLC यही होता है। फिर इसका जो लाइफ स्पान है वो भी कम है, 3 to 4 days है। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, जैसे हमने RBC में देखा था कि मैच्योर होने के बाद उसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है, तो ये न्यूक्लिएटेड हैं। और इसके पास मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जितनी भी सेल्स हैं WBC, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है न्यूक्लिएटेड भी है और सारे सेल ऑर्गेनल्स भी इसके पास प्रेजेंट है, जैसे उसमें नहीं थे RBC में, क्योंकि स्पेस चाहिए थी हीमोग्लोबिन के लिए, इसलिए उसमें नहीं थे। पर यहाँ पर ये न्यूक्लिएटेड है, सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इसमें। और क्या है इसका फीचर, इसका फीचर है कि ये आराम से जो है स्क्वीज़ हो जाती है कैपिलरी से और निकल के बाहर आ जाती है इन्फेक्शन के टाइम पर। ये आराम से, जैसे अमीबॉइड मूवमेंट होता है उस तरह से निकल के कैपिलरी में से बाहर आ जाती है। तो इस तरह का जो मूवमेंट है, जो ल्यूकोसाइट का जो मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट थ्रू कैपिलरी wall is referred as, इसको हम बोलते हैं डायपाइडेसिस। इसको बोलते हैं हम डायपाइडेसिस। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या होता है। तो ये क्या होती है, ये आराम से इन्फेक्शन के टाइम पर ब्लड वेसल में से निकल के कैपिलरी से निकल के इन्फेक्शन की जगह पे पहुंच जाती है, स्क्वीज़ हो जाती है आराम से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपाइडेसिस। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसका अगर टाइप देखें तो ल्यूकोसाइट को अगर हम स्टेन करेंगे तभी हम उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं। तो जब हम उसको देखते हैं ल्यूकोसाइट्स को, तो हमें वो दो तरह की दिखाई देती हैं। कौन कौन सी, एक होती है ग्रेनुलोसाइट्स और एक होती हैं हमारी एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स यानी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। इन साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। और बेसिकली ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, इन ग्रेन्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, इन ग्रेन्यूल्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लाइसोसोम की तरह से होती है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जबकि ये एक ग्रेनुलोसाइट, इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट, यानी इसके पास ग्रेन्यूल्स नहीं हैं। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट है इसको हमने डिवाइड किया है अगेन 3 पार्ट्स में। पहली कौन सी है, पहली है इओसिनोफिल। किसके बेसिस पर इसको डिफ्रेंशिएट किया है, कौन सा स्टेन ये लेते हैं। अगर ये एसिडिक स्टेन लेते हैं, एसिडिक डाई के साथ कलरिंग देते हैं, एसिडिक स्टेन लेते हैं, ये एसिडिक डाई के साथ कलर देते हैं,
तो ये कहलाती हैं एसिडिक डाई कौन सी है, ईओसिन, तो इसलिए ये कहलाती हैं ईओसिनोफिल्स, या इसको हम एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं, एसिडोफिल्स, क्योंकि ये एसिड डाई के साथ कलर देती हैं। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो न्यूक्लिएटेड है, हमें पता है, ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है इसका, हेडफोन की तरह से, इस तरह से, जैसे हेडफोन होता है उस तरह से इसका न्यूक्लियस होता है, और ये एसिडिक डाई लेता है, यानी यहाँ पर हमें इस तरह से ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, हेडफोन, बिल्कुल हेडफोन की तरह से ये दिखता है, और ऐसे हमें ऑरेंज कलर के, एसिडिक डाई लेता है इसलिए ऑरेंज कलर के ऐसे ग्रेन्यूल्स हमें दिखाई देते हैं। तो इसका न्यूक्लियस क्या हो गया, ये बिल्कुल हेडफोन की तरह से हो गया, बाइलोब्ड है, और हेडफोन की तरह से इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये कब, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ये ईओसिनोफिल जब कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के टाइम पर इसका नंबर इंक्रीज़ कर जाता है, नंबर जो है वो इसका इंक्रीज़ कर जाता है, यानी ये एंटी एलर्जिक होती है, एंटी एलर्जिक मतलब एलर्जी के टाइम पर इसका नंबर बढ़ जाता है, और कोई भी अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तब भी इसका नंबर बढ़ जाता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी ये इसका नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि ये पैरासाइट की बॉडी पे जाके चिपक जाती है उसको डाइजेस्ट कराने के लिए। तो अगर कोई आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है उस टाइम पर इसका नंबर बढ़ जाएगा, और अगर कोई पैरासिटिक, मान लो एस्केरिस है, वो आपकी बॉडी में है, बच्चों के जैसे हो जाता है, तो उसकी बॉडी पर जाकर ईओसिनोफिल चिपक जाएगी, और अपने जो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं जिसमें ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं उनको रिलीज़ करेगी ताकि ये उसको डाइजेस्ट कर सके। किसको, इसको, ईओसिनोफिल, किससे, उन एंजाइम्स से। तो ये एलर्जिक रिएक्शन में और इन्फेक्शन के टाइम पर इसका अमाउंट बढ़ जाता है। दूसरी आती है हमारी जो बेसिक डाई के साथ कलरिंग, जो बेसिक डाई के साथ कलर देगी, स्टेन देगी, उसको हम बोलेंगे बेसोफिल्स, बेसोफिल्स यानी बेसिक डाई के साथ देता है। इसका स्ट्रक्चर देखें हम तो इसके अंदर भी हमें बाइलोब्ड की तरह का स्ट्रक्चर है, बट हेडफोन की तरह से नहीं होता, वो बिल्कुल इस तरह से होता है, वो पूरा हेडफोन की तरह नहीं दिखता, और ये बेसिक डाई के साथ ले रहा है, यानी इसमें ब्लू कलर के ऐसे ग्रेन्यूल्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये जो है बेसोफिल, ये जो बेसोफिल है, ये बेसोफिल है, ये बेसोफिल जो है ये 3 तरह के केमिकल रिलीज़ करती है। कौन कौन से केमिकल रिलीज़ करती है, फर्स्ट है हिस्टामिन, फिर है हेपेरिन, फिर है तीसरा सेरोटोनिन। तो ये 3 तरह के जो केमिकल्स हैं उनको ये रिलीज़ करती है, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन जो इन्फ्लामेशन, हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लामेशन, यानी ये क्या है, ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल के अंदर ये कोई भी क्लॉट बनने नहीं देगा। ब्लड वेसल के अंदर कहाँ पे बनने देगा, क्लॉटिंग कहाँ करेगा, जहाँ पर आपके कभी चोट लग जाती है तो वहाँ पर ये क्लॉटिंग होने देगा, बट नहीं तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को जमने नहीं देगा, क्लॉट नहीं बनने देगा। तो ये एंटीकोगुलेंट है, ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, और सेरोटोनिन जो है ये वैसो डायलेटर है। हाँ, ये जो है ये उल्टा कर दिया हमने, ये जो हिस्टामिन है ये वैसो डायलेटर है, और ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, यानी ये डायलेट करता है, बड़ा कर देता है ब्लड वेसल से। इसीलिए आपने देखा होगा जब चोट लगती है उस टाइम पर वो जगह फूल जाती है, स्वेलअप कर जाती है और रेड हो जाती है, क्योंकि हिस्टामिन क्या करता है, वैसो डायलेटर है, यानी ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है, जिससे वहाँ पे
जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और सेरोटोनिन इसके अपोजिट वर्क करता है, वो कंस्ट्रिक्टर है। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है। और ये जो बेसोफिल है, ये बेसोफिल टिश्यू के अंदर पहुंच के इसी को हम बोलते हैं मास्ट सेल। टिश्यू में क्या कहलाता है? ये कहलाता है मास्ट सेल। और मास्ट सेल भी यही, क्योंकि ये मास्ट सेल कहलाता है टिश्यू के अंदर, तो वहाँ पर ये तीनों केमिकल को रिलीज करता है। तो हिस्टामिन वेसोडाइलेटर, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट और सेरोटोनिन वेसोकंस्ट्रिक्टर है। अब आती है हमारी तीसरा कौन है? तीसरा ग्रेनुलोसाइट कौन है? तीसरा ग्रेनुलोसाइट है न्यूट्रोफिल। अब जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रोफिल्स यानी एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ ये कलर अपना देता है। एसिडिक के साथ भी देता है और बेसिक के साथ भी देता है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये मल्टी लोब होता है, इसका न्यूक्लियस मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ देता है। ठीक है, ये मल्टी लोब है। इसका एक और नाम है न्यूट्रोफिल्स का एक और नाम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं PMNL। P फॉर पॉली, M फॉर मॉर्फो, N फॉर न्यूक्लियर, L फॉर ल्यूकोसाइट, PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मतलब क्या हुआ कि पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब शेप, किसकी? न्यूक्लियस की। देखो कितने सारे लोब हैं, ये इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और ये न्यूट्रोफिल सबसे पहले इन्फेक्शन के टाइम पर सबसे पहले दौड़ कर जाती है, यानी ये क्या होती है? फैगोसाइटिक का मतलब है फौरन बॉडी को मार के खाने वाली। यानी कभी भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो सबसे पहले दौड़ के ये जाएगी लड़ाई करने के लिए इन्फेक्शन के टाइम पर, तो ये फैगोसाइटिक होती है। और आपने नोटिस भी किया होगा, इसको आपने देखा भी है, कैसे जब आपके चोट लगती है तो वहाँ पर थोड़े टाइम बाद एक जो है वहाँ पर क्लॉट बन जाता है, और उसके बाद वहाँ पे पस अगर पड़ जाता है, तो पस जो है बेसिकली पस क्या है? जो डेड बॉडीज़ हैं, किसकी? डेड बॉडीज ऑफ न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडीज़ हैं पस। तो ये सबसे पहले लड़ने के लिए इन्फेक्शन के टाइम पर जाती है। इसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, PMNL। ठीक है, तो ये भी फैगोसाइटिक है। और अभी एक ग्रेनुलोसाइट में आप पढ़ोगे मोनोसाइट, वो भी फैगोसाइटिक है। तो ये हो गए हमारे तीनों ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब बात करते हैं हम ए ग्रेनुलोसाइट की, कि ए ग्रेनुलोसाइट कौन से होते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट यानी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो वो दो तरह के हैं, जो हमारे ए ग्रेनुलोसाइट हैं वो दो तरह के हैं। एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है उसके अंदर किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है, किडनी की तरह का न्यूक्लियस होता है। इसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं होता, कुछ नहीं होता। और ये मोनोसाइट, ये इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? किडनी शेप की तरह। तो ये भी फैगोसाइटिक होती है। जो मोनोसाइट है ये भी फैगोसाइटिक होती है, और इन्फेक्शन के टाइम पर ये भी दौड़ के जाती है बाहर। और टिश्यू के अंदर मोनोसाइट को क्या, जब ये टिश्यू में पहुंच जाती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजी। ये कहलाती है मैक्रोफेजी। और मैक्रोफेजी है, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी फैगोसाइटिक है, वो भी फैगोसाइटिक है न्यूट्रोफिल। पर न्यूट्रोफिल छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाती है, ये एक साथ लार्ज अमाउंट में जो है बड़े सारे लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया को खा जाती है, एक साथ बहुत सारे उसको खा जाती है, इसलिए इसका नाम है मैक्रोफेजी। मैक्रो मतलब बड़ा, तो एक साथ ये बहुत सारी उनको खा जाती है। तो ये भी फैगोसाइटिक है, मोनोसाइट। दूसरी है लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट भी दो तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और दूसरी है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इसका भी जो है लिम्फोसाइट जो है इसका भी न्यूक्लियस बड़ा सा होता है इस तरह से। ठीक है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है इसका, से राउंड सा, और इसका ये किडनी शेप है। तो बी लिम्फोसाइट, बी का मतलब है बोन मैरो में ये डेवलप हो जाती है पूरी। बी लिम्फोसाइट का मतलब है बोन मैरो। टी का मतलब है थाइमस।
यानी ये जब थाइमस के अंदर पहुंचती है ये जो लिम्फोसाइट है तब जाके मैच्योर होती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। इम्यून जब आप पढ़ोगे इम्यून सिस्टम तब आपको पूरा यानी ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बढ़िया है, ये हमारे इम्यून सिस्टम में वर्क करती है, यानी एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन का काम करती है। जो हम बोलते हैं ना कि हमारे सोल्जर हैं WBC, तो वो क्यों है? क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। भैया एंटीबॉडी बनाता कौन है? ये एंटीबॉडी बनाता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बनाता है एंटीबॉडीज़, पर इसको एक्टिवेट कौन करता है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट करता है किसको? बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। और तभी जाके जब ये एंटीबॉडीज़ बनाता है इन्फेक्शन होने के टाइम पर, जब हमारे को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, तो वो बी लिम्फोसाइट एंटी लिम्फोसाइट है। और बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट करता है। टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होता है और बी लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हो जाता है। तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो है WBC ये पूरा हो गया। ठीक है, तो ये हो गई बात, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रेनुलोसाइट हमारे 3 थे। इयोसिनोफिल जो एलर्जी के टाइम पर और पैरासिटिक इन्फेक्शन के टाइम पर बढ़ जाता है। बेसोफिल से 3 केमिकल हैं। हिस्टामिन जो वेसोडाइलेटर है, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट, सेरोटोनिन वेसोकंस्ट्रिक्टर यानी डायलेटर, यानी जब इन्फेक्शन होता है, जब एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उस टाइम पर भी ये जो है ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है, ब्लड वेसल में क्लॉटिंग नहीं होने देता। जो न्यूट्रोफिल है वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट यानी PMNL कहलाते हैं। फैगोसाइटिक होता है, जो पस है बेसिकली वहाँ पर आपको डेड बॉडीज दिखाई देती हैं न्यूट्रोफिल की। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब कोई भी एंटर करता है बैक्टीरिया तो उसको मारने के लिए दौड़ता है। और ये ब्लड वेसल्स में से निकल के जा रही हैं, आपने अभी देखा है लड़ने के लिए, तो ये क्या कहलाते हैं? डायापेडेसिस। और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC हमारा कितना है? 6000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि WBC क्या है। अब हमारा तीसरा जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो रह गया है प्लेटलेट्स, तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।